हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए इतिहास विषय पे क्लास चलाई जा रही है, मैराथन क्लासेस, जो कि टॉपिक वाइज है। इसका मैराथन नाम रखा है कि टॉपिक पूरा एक क्लास में होता है, और टॉपिक कुछ इस तरीके से होता है कि कभी आप नहीं पढ़े होंगे, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, किसी भी सोर्स में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी भाषा शैली नहीं मिलेगी। एक खुद की भाषा शैली है, खुद से बनाया हुआ कंटेंट है, और एक एक लाइन खुद से सजाई हुई है, ठीक है ना। ये 3 साल की मेहनत है, आज की मेहनत नहीं है। पिछले 3 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लगातार, तब जाके इतना अच्छा कंटेंट निकला है, ठीक है ना। अभी भी पूरा कंटेंट सेट नहीं हुआ है, सिर्फ यूनिट 1 का कंटेंट सेट हुआ है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा कंटेंट सेट हो जाए और आपको प्रिंटेड फॉर्म में, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे सेट के लिए और नेट के लिए शॉर्ट नोट्स दिए थे प्रिंट के लिए, ऐसे ही इस बार प्रिंट के लिए मैं आपको प्रॉपर नोट्स दे सकूँ, ठीक है ना। हालांकि जो पीडीएफ शेयर करता हूँ मैं प्रिंटेड फॉर्म में शेयर करता हूँ, एक पेज पे 2 से 3 स्लाइड लगा देता हूँ, या उसका क्या कर सकूँ, प्रिंट निकाल सकूँ, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है आपका नवपाषाण काल। हमने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया है, मध्य पाषाण काल पढ़ लिया है, आज हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल, ठीक है ना। नवपाषाण काल में बहुत सारी चीज मिलेंगी आपको, इसमें सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाण क्रांति रहेगी। इसको नवपाषाण क्रांति क्यों कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको स्थायी जीवन मिलेगा, पशुपालन मिलेगा, और मानव जीवन की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस मिलेंगे आपको, और बहुत शानदार तरीके से आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो परिचय की बात करें हम लोग, परिचय देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा कि भारत में नवपाषाण कालीन मानव इतिहास, नवपाषाण काल मानव इतिहास में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल होता है। इस काल में जो मनुष्य होता है, खाना बदोश, शिकार संग्रह जीवन शैली से स्थायी कृषि और पशुपालन की ओर कदम बढ़ाता है। इस परिवर्तन को क्या नवपाषाण क्रांति कहा गया है, ठीक है ना। इस युग में खाद्य उत्पादन, स्थायी बस्तियों और उन्नत औजारों का विकास हुआ था, ठीक है ना। अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, अस्थायी जीवन थे, ठीक है ना, गैदरिंग एंड हंटिंग कर रहे थे आप लोग, ठीक है ना। लेकिन अब क्या, अगर हम लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन आपकी चल रही है, लाइफ स्टाइल क्या है, कोई सेटल्ड है यहाँ पे। बात करते हैं भारत में प्रमुख पाषाण कालिक स्थलों की, तो आपको भारत में प्रमुख नवपाषाण कालिक स्थल कश्मीर घाटी में मिलेंगे, विंध्य गंगा क्षेत्रों में मिलेंगे, और दक्कन के पठार क्षेत्रों में मिलेंगे। इन क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन और स्थायी आवासों के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन प्रथाओं से आगे चलकर ताम्र पाषाण संस्कृतियों की विकास की नींव रखी है। आगे जाके क्या मिलेगा, ताम्र पाषाण संस्कृतियां मिलेंगी। नवपाषाण क्रांति की बात करें तो नवपाषाण का अर्थ क्या होता है बेटा, नया और पाषाण का योग, नया पाषाण का योग। यह पाषाण युग का अंतिम चरण माना जाता है, स्टोन एज का क्या आपका अंतिम चरण माना जाता है। यह काल संस्कृति और तकनीकी नवाचारों से युक्त है, संस्कृति और तकनीकी नवाचारों से युक्त है। इस दौरान मानव समाज में कृषि और पशुपालन का विकास हुआ, क्या एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना, ह्यूमन सोसाइटी में। चेंज इन लाइफ स्टाइल में चेंज होता है। इस टाइम पे क्या जो फंडामेंटली चेंज हो जाती है, क्या आपकी नवपाषाण कालिक मानव की लाइफ, मानव जीवन को क्या मूल रूप पूरा बदल जाता है। मानव केवल अब क्या शिकार और संग्रह पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि स्थायी बस्तियां बनाता है और खाद्य उत्पादन तकनीक विकसित कर लेता है। समाज क्या होता है, पहले से संगठित और स्थिर बनने लगते हैं। समाज क्या पहले से अधिक संगठित और स्थिर बनने लगते हैं। तकनीकी प्रगति की बात करें, हाँ बेटा एक बात बता दूं, क्लास को स्पीड में मत सुनना, नहीं तो आपको जीरो फायदा होगा। क्यों, वैसे ही मैं स्पीड में बोलता हूँ, आधे शब्द खा जाता हूँ, आधी चीजें बोलता हूँ, जो लिखा हुआ है वो भले हाईलाइट कर रहा हूँ, बट लैंग्वेज अपनी यूज करता हूँ बुंदेलखंडी, जो मिक्स में आपकी लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो आप परेशान हो जाओगे, सुन नहीं पाओगे, सुनने का मतलब नहीं है आपका, सुनने से आपको याद नहीं होगा। अगर आपको स्पीड में देखना है तो हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि फालतू अपने आप को बदनाम मत करो कि मैं क्लास कर रहा हूँ, और मुझे बदनाम मत करो कि मैंने इस क्लास से पढ़ा है, मेरा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो अपने हाथ बन चुके दोनों, हाथ जोड़ के मैंने आपसे निवेदन कर लिया, भैया राम राम, क्लास को यहीं पे छोड़ के चले जाओ यदि आपको स्पीड में देखना हो। और क्लास देखनी है आपको, यदि आप कभी भी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पहले डे 1 की क्लास जाके देखनी पड़ेगी। आप डे 1 की क्लास देखो, एक दो क्लास में आप जुड़ पाओगे, तीसरी चौथी क्लास से आपको समझने आने लग जाएगा, ठीक है ना। पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे, आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप भटकते रह जाओगे, ठीक है। और लास्ट तक साथ में चलना हो तब मजा आएगा। जब भी आप क्लास देख रहे हो ना, अब देखो यहाँ पे नोट्स बनाने को तो है नहीं, जब मैं हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूँ तो बोलता हूँ आपसे नोट्स भेज दो। और यहाँ पे आप क्लास देख रहे हो तो एक क्या तरीका है, या तो क्लास में कमेंट करके जाओ, या फिर क्लास का एक स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट कौन सा, अब वो मुझे पता नहीं है कि लास्ट स्लाइड है पहली स्लाइड का, तो मजा नहीं आएगा। तो क्लास में कमेंट होके जो लाइक करो या ना करो, क्लास में कमेंट होके जाओ, हाँ सर मैंने क्लास देख ली है, क्या एस सर एस बॉस मैंने क्लास देख ली है, ठीक है ना। अपनी कोई डेली या मोटिवेशनल लाइन पोस्ट करो, अपनी अपनी क्या कोई मोटिवेशनल लाइन पोस्ट करो, जिससे क्या रहेगा कि हाँ मुझे लगा आपने क्लास देखी है, ठीक है ना। तो तकनीकी प्रगति की बात करें नवपाषाण काल में, तो पत्थर के औजारों का विकास, जैसे कि पुरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में औजार मुख्यतः शिकार और संग्रहण के लिए थे।
इसमें काटने और छीलने वाले आदम उपकरण शामिल थे। अब नवपाषाण में क्या होगा, नवपाषाण काल में औजार अधिक उन्नत और उपयोगी बन गए। अब खेती और बढ़ईगिरी के लिए बड़े और पॉलिश किए गए पत्थरों के औजार बनाए गए। क्या, खेती और बढ़ईगिरी के लिए क्या, बड़े और पॉलिश किए गए पत्थर बनाए गए। प्रमुख औजार की बात करें तो कुल्हाड़ियां मिलेंगी, ठीक है, कुल्हाड़ी जैसे नवपाषाण काले प्रमुख विशेषता है। कुल्हाड़ी जैसे औजारों की क्या, यहाँ पे कुल्हाड़ी जैसे बड़े औजार मिलेंगे। अब माइक्रोवेव वापस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बड़े औजार मिलेंगे। इन औजारों को छीलकर, काटकर या पीसकर तीन प्रकार से, चिपिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग, तीन प्रकार की टेक्निक से बनाया जाता है। पॉलिश किए गए पत्थर के औजार अत्यधिक टिकाऊ और प्रभावी थे। इनका उपयोग कृषि कार्यों और निर्माण गतिविधियों में किया जाता था। बात करते हैं नवपाषाण काल के महत्व की। बात करें तो नवपाषाण कालीन मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण चरण था। क्या, नवपाषाण काल मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चरण माना जाता है। इस काल में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई है। देखो मनुष्य की पूरी लाइफ चेंज हो रही है। कहाँ मनुष्य शिकार पर निर्भर था और कहाँ एग्रीकल्चर पे आ गया है। स्थायी बस्तियां और सामाजिक संगठनों का विकास हुआ। यह काल आगे चलकर नगरीय सभ्यताओं के विकास का आधार बना। नगरीय सभ्यताओं के विकास का आधार बना। लोक नवाचार की बात करें तो नवपाषाण काल में आपको सबसे पहले कृषि देखने को मिलेगी। जंगली काल में मानव जंगली खाद्य पदार्थों के संग्रहण से खेती की ओर कदम बढ़ाया। गेहूं, जौ और धान की फसलों की शुरुआत की। इससे अधिशेष उत्पादन, ठीक ना, सरप्लस प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ। अब सरप्लस क्या होता है, अधिशेष क्या होता है। मान लो मैंने आपको 100 रुपये दिए एक महीने में खर्च करने के लिए, लेकिन आपका खर्चा 70 रुपये में चल रहा है, तो आप 30 रुपये किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही मान लो उत्पादन प्रोडक्शन में क्या, प्रोडक्शन में मान लो आपको 50 किलो गेहूं चाहिए, लेकिन आपने 100 किलो उपजा लिया, तो 50 किलो आपके पास एक्स्ट्रा हो गया, होगा कि नहीं हो गया। तो आप किसी और व्यक्ति को दे सकते हो। अब जब किसी और व्यक्ति को वो चीज मिल जाएगी ना, तो उसके लिए उत्पादन की जरूरत नहीं है, वो कुछ और काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका सरप्लस बढ़ेगा, वैसे ही व्यक्ति और काम कर सकता है। जैसे आज किसान है, किसान इतना ज्यादा उत्पादन करता है कि वो खुद का पेट तो भरता ही है, साथ में दूसरों का पेट भी भर रहा है। तो अपन अन्य, आज मैं टीचिंग कर पा रहा हूँ, पढ़ाई कर पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ, घूम पा रहा हूँ, पीएचडी के लिए अप्लाई कर पा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। क्यों भैया, कि मुझे खेती की टेंशन नहीं है, किसानी की टेंशन नहीं है। क्यों, हमारे किसान बंधु हैं जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें खाने के लिए दे रहे हैं, पैसे हम उनको दे रहे हैं, बराबर ना। और उनको भी सब काम पढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, टीचर उनको मिल जाएगा। जरूरत नहीं कि वो सभी लोग टीचर बने, उनके पास भी एक टीचर होगा, एक पढ़ाने वाला होगा उनके लिए, है कि नहीं। ठीक है ना, तो वो अलग काम कर रहे हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर को बन पाया भैया, उसको खेती नहीं करनी पड़ रही है, सरप्लस प्रोडक्शन उसके पास आ रहा है। अधिशेष भोजन ने अधिक जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने में सहायता की। क्या, अधिशेष भोजन ने अधिक जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने में सहायता की, ठीक है ना। ये क्या हुआ, कृषि के विकास ने क्या किया, जनसंख्या वृद्धि को, पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रोत्साहित किया। स्थायी जीवन शैली यहाँ पे शुरुआत हुई। कृषि के कारण मानव क्या हुआ, स्थायी जीवन की ओर बढ़ा। अब भाई खेती है, आपने बीज डाल दिया, आज रात में बीज डाल के सो गए, तो कल तो फल मिल नहीं जाएगा आपको, 5-6 महीने तो लगेंगे। उस टाइम पे तो दवाइयां नहीं होती थी, तो 1 आध साल लग जाता होगा, 8-9 महीने लग जाते होंगे, है कि नहीं। तो किसी के कारण क्या हो, मानव स्थायी जीवन की ओर बढ़ा। लोग कृषि भूमि के पास स्थायी गाँव में बसने लगे। यह मानव इतिहास में स्थायी बस्तियों की शुरुआत मानी जाती है। पशुपालन हो रहा है। नवपाषाण काल में पौधे की खेती के साथ साथ पशुपालन का विकास हुआ। मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर जैसे जानवर पालतू बनाए गए। पालतू पशुपालन में चयनात्मक प्रजनन और पालन पोषण शामिल था। चयनात्मक प्रजनन और पालन पोषण शामिल था। मानव के पशुओं के प्रजनन और उपयोग को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। खाद्य उत्पादन के परिवर्तन। अब जो केवल समाज था, खाद्य संग्रह पर निर्भर नहीं रह गया था, बल्कि पौधे की खेती और पशुपालन ने खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया। इससे मानव की खाद्य आवश्यकताओं की नियमित पूर्ति होने लगी। यह परिवर्तन मानव सभ्यता के विकास में क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नवपाषाण क्रांति बोलते हैं ना। नवपाषाण क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, आर्थिक विशेषज्ञता, अधिशेष उत्पादन। सुना, जो चीज मैंने आपको बताई है कि अधिशेष उत्पादन के कारण समाज के कुछ लोग कृषि कार्यों से मुक्त हो गए। वे अब कला, शिल्प और तकनीकी गतिविधियों पर ध्यान देने लगे। इससे उत्पादकता और आर्थिक जटिलता में क्या हुई, वृद्धि हुई। क्या हुई, उत्पादकता और आर्थिक जटिलता में वृद्धि हुई। लोग विभिन्न प्रकार के औजार, बर्तन और शिल्प वस्तु बनाने लगे। लोग विभिन्न प्रकार के औजार, बर्तन और शिल्प वस्तुएं बनाने लगे। सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करूं तो अधिशेष उत्पादन ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। क्या, अधिशेष उत्पादन ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। समाज अधिक संगठित और जटिल बनने लगा। समाज का अधिक संगठित और जटिल होने लगा। यह परिवर्तन शहरीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया की ओर संकेत देता है। इस बात को याद रखना,
ठीक ना। क्यों अधिक उत्पादन ने क्या किया बेटा, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, समाज को अधिक संगठित और जटिल बनाया। इससे क्या हुआ, शहरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, धीरे धीरे जटिल सामाजिक संरचना का विकास हुआ। ठीक है ना। तो वर्तमान की जड़ें अतीत में छुपी हैं, ऐसा समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। नवपाषाण उपकरण की बात करें तो इसके निर्माण की तकनीक क्या थी, तो नवपाषाण काल में कठोर चट्टानों का प्रयोग औजार के लिए किया जाता था। बेसाल्ट और डोलियाइट जैसी चट्टानों का प्रयोग, क्यों भैया, जमीन खोदना है, पेड़ काटने, खेती के लिए जमीन बनानी है कि नहीं है, तो कठोर चट्टानें चाहिए। विशेषता है यहाँ की, अब स्पेशल मत समझना, विशेषता भैया, विशेषता स्पेशल है चीज, तो पूछ सकते हैं आप, सब लोग गलत करते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो बेसाल्ट और डोलोइट जैसी चट्टानों का व्यापक उपयोग हुआ। इनसे पॉलिश पत्थर की कुल्हाड़ियां, कुदालें और छेनी बनाई जाती थी। ये औजार उच्च गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध थे। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे कॉमन सेंस वाला पूछूं, मैं पूछूं, पाषाण काल में कुदालें और छेनी मिलना, कुदालें व छेनी मिलना किस काल की विशेषता है, तो छेनी और कुदालें कब मिलेगी, जब बीजारोपण करना होगा, तो किस काल की होगी बेटा, नवपाषाण काल की होंगी। ऐसे प्रश्न बनते हम लोग गलत क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोग जाते हो शॉर्ट वन लाइनर पढ़ने के लिए, आपकी एक फेमस बुक है भैया आर्या पब्लिकेशन, वो क्या आप लोग पढ़ते हो वन लाइनर, भाई वन लाइनर पढ़ लोगे वहां से एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगा। आप लोग जाते हो पीवाई क्यू करते हो, कोई आके आपको पीवाई क्यू करा रहा है, भैया खुद से की जाती है पीवाई क्यू, खुद से प्रैक्टिस की जाती है, दूसरों से प्रैक्टिस नहीं करी जाती है। क्लासेस थ्योरी की ली जाती है, प्रैक्टिस की नहीं। उपकरण निर्माण में प्रमुख तकनीक की बात करूं तो देखो कौन कौन सी तकनीक, एक फ्लैकिंग तकनीक थी, इस प्रक्रिया में बड़े पत्थर से छोटे टुकड़े हटाए जाते थे, इससे औजार का प्रारंभिक आकार तैयार होता था। फिर चिपिंग आती है, इस तकनीक में छोटे टुकड़ों को तोड़कर सतह को परिष्कृत किया जाता था, और जिससे क्या हो, औजार अधिक प्रभावी और कार्यक्षम बन सके। एक आता पीसना या ग्रेडिंग, इस प्रक्रिया में औजार की सतह को चिकना और चमकदार बनाया जाता था। पीसने से औजार क्या अधिक टिकाऊ और मजबूत होता था। पॉलिश किए गए औजार कृषि और निर्माण कार्यों में अत्यधिक उपयोगी थे। तो तीन प्रक्रियाओं से, फ्लेकिंग, चिपिंग और आपके पीसना, देखो यही तीनों शब्द आपके ऊपर भी आए, जब मैंने आपको पढ़ाया अभी ना, अगर आपने ध्यान दिया, मैंने हाईलाइट किया, क्यों, इंपोर्टेंट चीज है। यहाँ पे आए थे, देखो कहाँ गए, देखो लिखे ना, छील कर, काट कर, पीस कर, चिपिंग, कटिंग और ग्रेडिंग आए ना। मतलब मैं हर चीज को भले डबल बार तब एक एक पॉइंट पकड़ता हूँ मैं, अगर हाईलाइट कर रहा हूँ ना, तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है। तो बात करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो मेहरगढ़ क्या भैया, मेहरगढ़ कहाँ पे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कच्ची मैदानी में स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण कालिक स्थल है। यह दक्षिण एशिया में कृषि और स्थायी बस्तियों में सबसे प्रारंभिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह स्थल शिकारी संग्रहकर्ता से कृषि आधारित समाज की ओर संक्रमण को दर्शाता है। मेहरगढ़ नवपाषाण क्रांति की शुरुआत को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि भौगोलिक संदर्भ की बात करें तो मेहरगढ़ कहाँ पे है, बोलन नदी के किनारे पर है, कोयटा से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से सबसे पुराने साक्ष्य लगभग 700 ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेरठ की बात करें तो विभिन्न विभिन्न काल में अलग अलग डेवलपमेंट दिखता है। जैसे शुरुआती काल में 7000 से 5500 ईसा पूर्व की बात करें तो पूर्व मिट्टी पाषाण नवपाषाण चक्र थी, ठीक है, पूरी मिट्टी कहते प्री पोएट्री न्यूलिथिक पेज की थी, नवपाषाण चक्र की थी। यह दक्षिण एशिया में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पे क्या क्या एग्रीकल्चर मिलती है, यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर कल्चर मिलती है। यहाँ पे देखो पूछा गया है, यहाँ से 6 पंक्तियों वाले जौ, एम्बर गेहूं, एरकॉन गेहूं की खेती की जाती है 6 पंक्तियों में, ठीक है ना, 6 6 पंक्तियों में, क्या रखना की। भेड़, बकरी, मवेशी का पालन इस चरण में शुरू हुआ था। पालतू और जंगली जानवरों की हड्डियां साथ में पाई गई हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो पालतू और जंगली जानवरों की, मतलब शिकार भी साथ में चलता था। टेक्नोलॉजी की बात करें तो पॉलिश पत्थर की कुल्हाड़ियां, चक्कियां, हड्डी के औजारों का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। इन औजारों का उपयोग खेती और दैनिक कार्यों में होता था। इस चरण में मिट्टी के बर्तन विकसित नहीं हुए थे। अभी क्या, इस चरण में, शुरुआती चरण में मेहरगढ़ में मिट्टी के बर्तन विकसित नहीं हुए थे। जीवन शैली की बात करें तो लोग मिट्टी के घरों में रहने लगे थे। इन घरों का उपयोग अनाज भंडारण के लिए भी किया जाता था। मृतकों के घरों के पास, मृतकों कहाँ पे, घरों के पास या अंदर दफनाने की परंपरा थी। कब्रों में बकरी की हड्डियां और आभूषण मिले, ठीक है ना। सेकंड काल की बात करें, काल सेकंड, तो 6800 से 6500 ईसा पूर्व, कहाँ पर, मेहरगढ़ में, जहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपको 7000 से लेके 5500 ईसा पूर्व के आसपास आपको मिट्टी के बर्तन नहीं मिलते, बाद में मिलते हैं सेकेंड स्टेज में। इस क्षण में मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ। कपास और अंगूर की खेती प्रारंभ हुई। कृषि की उन्नति की बात करें तो दरांती का उपयोग करके अनाज की कटाई की जाने लगी थी। यह कृषि तकनीकों के विकास को दर्शाती है। लंबी दूरी का व्यापार, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली और ईरान से फिरोजा पत्थर प्राप्त हुआ है।
यह प्रारंभिक व्यापारिक संबंधों का प्रमाण है। काल 3 की बात करते हैं मेहरगढ़ में, तो 4800 से 300 3800 बीसी की बात करता है, ईसा पूर्व की बात करता है। तो मिट्टी के बर्तनों का विकास होता है। अब पहिए से बने मिट्टी के बर्तनों का विकास होता है। इन बर्तनों पर मानव आकृतियां और डिजाइन बनाए जाते थे। जनसंख्या, दफन प्रथाओं में वृद्धि जनसंख्या विस्तार की जानकारी देती है। कृषि और धातु कर्म तकनीकों में भी प्रगति हुई थी। तांबे का उपयोग करें, तांबे के उपयोग के प्रारंभिक प्रमाण प्रारंभ हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। यह धातु कर्म तकनीक की शुरुआत को दर्शाता है। यहाँ पे तकनीकी आ चुकी थी। कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य की बात की जाए, कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य की बात की जाए तो जौ, मेहरगढ़ से जंगली और संक्रमणकालीन और पालतू जौ के प्रमाण मिले हैं। जौ पालन के प्रारंभिक केंद्र का संकेत देते हैं। ठीक है ना, जौ उत्पादन के प्रारंभिक केंद्र का संकेत देते हैं। गेहूं की बात करें तो गेहूं की प्रारंभिक खेती के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। हालांकि यह क्षेत्र जंगली गेहूं के प्राकृतिक आवास का नहीं है, मतलब गेहूं यहाँ पे बीज बोया गया होगा। पशुपालन की बात करूं तो मवेशियों, भेड़ियों, बकरियों की हड्डियों के आकार में क्रमिक कमी दिखाई दी गई है। इन हड्डियों के आकार में क्रमिक कमी दिखाई गई है। यह जंगली से पालतू रूपों में परिवर्तन का संकेत है। ठीक है ना, तो पालतू पशु छोटे होते हैं, जंगली बड़े होते हैं। मेहरगढ़ के महत्व की बात करें तो यह पालतू पशुओं और कृषि का सबसे पुराना संयुक्त साक्ष्य प्रदान करता है। एक खानाबदोश समाज से स्थायी कृषि आधारित समाज की ओर परिवर्तन को दर्शाता है। इसी परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता जैसी जटिल सभ्यताओं की नींव डली। विदेशी सामग्रियों की उपस्थिति, व्यापार नेटवर्क और सांस्कृतिक संपर्कों को दर्शाती है। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण स्थल, तो कोल्डीवा यूपी में दुनिया में चावल की खेती का पुराना साक्ष्य मिलता है। मैगरा आपका यहाँ से जौ की व्यापक खेती मिलती है। मैगरा से क्या आपको जौ की खेती व्यापक मिलती है। बुरजोम से आपको, बुरजोम कश्मीर में, यहाँ से स्थल गड्ढे के निवास मिलते हैं, पूछा गया आपसे पिट ड्वेलिंग के। यहाँ भंडारण गड्ढों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग पिट्स हैव द आल्सो बीन डिस्कवर्ड हियर। चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन पाए गए यहाँ पे, कहाँ पे, बुरजोम में। प्राथमिक और द्वितीय प्रकार के दफन के प्रमाण मिलते हैं। एक कब्र में पालतू उसके कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया गया, कहाँ पे, नवपाषाण काल में बुरजोम में। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज क्या होता है भैया, स्थायी बस्तियां देखने को मिलती हैं। तो नवपाषाण काल में समुदाय को भोजन के लिए भटकने की आवश्यकता कम हो गई थी। लोग अपने खेतों के पास स्थायी रूप से बसने लगे। उन्होंने पशुपालन भी शुरू किया और अपने पशुओं को चराने लगे। मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए क्या हुआ, टिकाऊ आवास मिल गया, दोनों के लिए टिकाऊ आवास मिल गया। ठीक है ना। एक सेकंड देना मुझे, बस पानी पियो। आप भी चाहूंगा, बस 1 मिनट और, तो थोड़ा सा और। आज मेरे पास 2 3 मैसेज आ चुके हैं एमपी सेट वाले कि सर एमपी सेट हो गया, अब क्या करना। तो बेटा नेट में मत लगो, एपी में लग जाओ अब तो। ठीक है ना, अब तो एपी में लग जाओ। भाई आप में से कोई दानदाता परिवार है क्या? आप में से कोई दानदाता परिवार है क्या? मेरा मोबाइल डैमेज हो गया है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है। एक तो लैपटॉप पहले से मिट गया है और मोबाइल भी डैमेज हो गया, टच काम नहीं कर रहा है इसकी। और आप में से कोई वर्किंग कंडीशन में भैया, तो मैं दे सकता हूँ आराम से, मैं ले लूंगा, मेरे को रुपये लेने में शर्म नहीं आती है। और मेरे अकाउंट में से 6 रुपये जुड़े हैं आज, 6 रुपये आए, बताओ, सिर्फ ओनली 6 रुपये। ऐसे कौन दान देता है यार, थोड़ा बड़ा दान दो।
वेट करना, आप लोग के रिप्लाई दे रहा हूँ मैं, आप ही लोग के चल रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड। अभी 31 में से 21 में से का रिजल्ट आया है, ठीक है ना। आज के बीच में आपका सेट का रिजल्ट आ गया, बच्चों का कॉल और मैसेज खुशी हुई कि आप लोग उम्मीद करते हैं कि हाँ सर गाइड करेंगे आपके लिए। मैं गाइड करता हूँ और मुझे इस बात की खुशी होती है कि आपको हम पे उम्मीद होती है, हमसे भरोसा होता है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे तो कभी कॉल आए हैं, जो ऑफलाइन जहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था पहले, तो वहां से अच्छे कॉल आ चुके, 8 और 9 कॉल आ चुके मेरे पास। तो मैंने सबको एक साथ वीडियो कॉल पे बैठा दिया और चिपका दिया, हाँ बेटा चिपक जाओ, आ जाओ, ठीक है ना। तो आप सबको बधाई, सेट क्वालिफाई हो गया, जिनका हो गया तो वही एपी में लग जाना। नेट के चक्कर में मत भागना अभी, नेट तो पढ़ ही रहे आप लोग, ठीक है। नेट तो जीआरएफ भी है तब भी, जैसे मेरा है ना, नेट है तब भी मैं देते रहता हूँ, देता ही रहता हूँ। मेरे को पीएचडी करना ही नहीं है, जीआरएफ करना ही नहीं है, तब भी देता रहता हूँ मैं। नहीं, वे देना है, क्यों देना है, मजा आता है कठोर पढ़ाने में। देखिए सीखने का मजा आता है, मैंने पढ़ते रहते, ठीक है ना। चलो यहाँ तक आ चुके। सामाजिक परिवर्तन को क्या स्थायी बस्तियां दिखती है हमारे लिए। परिवर्तन गतिशील जीवन शैली की शुरुआत को दर्शाता है और परिवार अब घनिष्ठ समुदायों में रहने लगे। गांव के निर्माण की बात करते हैं तो नवपाषाण काल में स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। गांव सामान्यतः उपजाऊ भूमि के निकट बनाए बसाए जाते थे। ये गांव मनुष्यों और पालतू पशुओं दोनों की रक्षा करते थे। गांव का विकास सामाजिक संगठन और सामुदायिक जीवन का प्रारंभिक रूप था। सुनना यहाँ पे देखो, गांव के निर्माण से क्या होता है, स्थायी बस्तियां तो मिलेंगी आपको, उपजाऊ भूमि के निकट बसाए जाएंगे। साथ ही क्या फायदा होगा गाँव का, क्या चेंजेस आपको दिख रहा है बेटा, चेंजेस आपको दिख रहे हैं कि ये गांव मनुष्य और पाल दोनों के लिए सुरक्षा। भाई अब एक साथ रहेंगे हम लोग, एक समूह में रहेंगे, तो एक तो आक्रमणकर्ताओं से सुरक्षित रहेंगे, दूसरा आपके जंगली जानवरों से, जंगली जानवरों से सुरक्षा रहेगी, ठीक है ना। गांव का विकास कहाँ गया, गांव का विकास के सामाजिक संगठन और जीवन को प्रारंभिक स्वरूप दर्शाता है। बात करते हैं नवपाषाण क्रांति के महत्व, तो पुरातत्ववेत्ता वी गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। आपसे पूछा गया है कि कालीन नवपाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया बेटा, तो वी गॉर्डन चाइल्ड ने किया है। उन्होंने इसे मानव इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन माना है। कृषि के विकास ने मानव की निर्वाह अर्थव्यवस्था को बदल दिया। इससे आवास पैटर्न और सामाजिक संरचना में बड़े बदलाव आए। अधिशेष खाद्य उत्पादन ने श्रम विभाजन को संभव बनाया। लोग अब शिल्प तकनीक और अन्य विशेष कार्यों के में विशेषज्ञ बनने लगे। इससे आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक प्रगति की शुरुआत हुई। मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन हुआ भैया, तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, मिट्टी के बर्तनों का महत्व बढ़ने लगा। मिट्टी के बर्तन का उपयोग धार्मिक और आर्थिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। इन बर्तनों का मुख्य उपयोग भोजन और पानी के भंडारण के लिए होता था। के बर्तनों में व्यवस्थित भंडारण और खाना पकाने की प्रथाओं को विकसित किया। यह स्थायी जीवन शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। बात करते हैं भारत में नवपाषाण कालीन क्षेत्र कहाँ कहाँ था, तो विंध्य गंगा घाटी में। भूगोल को देखा जाए तो उपजाऊ गंगा के मैदान और विंध्य पर्वतीय क्षेत्र प्रारंभिक कृषि के लिए आदर्श थे। यह क्षेत्र नवपाषाण के विकास केंद्रों में से एक था। प्रमुख स्थल में चौपनी मांडो, महागढ़ा, कोल्डीवा, पांचोर, हंदारी, लोहरादेव इत्यादि स्थल आपके प्रमुख हैं। उन्नत मध्य पाषाण समय की बात करें तो यह चरण लगभग प्रोटो न्यूलिथिक फेज बात करें तो यह लगभग कब 9 से 8वीं सहस्त्राब्दी पूर्व बीसी का माना जाता है। यहाँ पे आपको बड़े औजार मिलेंगे, गोलाकार पत्थर मिलेंगे, मूसल के औजार मिलेंगे और चक्कों का उपयोग किया जाता था। प्रारंभिक मिट्टी के बर्तन हाथ से यहाँ पे बनाए जाते थे। ये बर्तन ठीक प्रकार से नहीं पकाए जाते थे। गोलाकार झोपड़ियां के प्रारंभिक साक्ष्य में यहाँ से मिलते हैं और जंगली जानवरों की हड्डियां और जंगली धान की भूसियां प्राप्त होती हैं। एक भोजन पूर्व उत्पादक समुदायों के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभिक नवपाषाण काल की बात करें तो समय अवधि 7 से 8वीं सहस्त्राब्दी पूर्व की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं। इस काल में प्रारंभिक चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोहरादेव जैसे स्थलों से चावल की खेती की पुष्टि होती है। पशुपालन की बात करें तो पालतू पशुओं में भेड़, बकरी, चावल, संभवतः घोड़ा भी शामिल था, संभवतः, है ना।
मिट्टी के बर्तन की बात करें तो इस काल में विकसित काले और लाल मृदवान पाए गए। क्या? काले और लाल मृदवान। तो नवपाषाण काल की विशेषता रखना, क्या? काले और लाल मृदवान। जंग लग जंग लगे रंग के बर्तनों का उपयोग भी होता था, ठीक है ना। उत्तर नवपाषाण काल, लेटर न्योलिथिक फेज। तो उत्तर नवपाषाण काल तीसरी से दूसरी सहस्त्राब्दी बीसी की बात करता है। विशेषताएं क्या है? पूर्ववर्ती नवपाषाण परंपराएं ताम्र पाषाण विशेषताओं के साथ जारी रही। चावल की खेती पूर्व की ओर विस्तारित होगी। बिहार के शैनुआर जैसे स्थलों में इसके प्रमाण मिलते हैं, इसकी चावल की खेती के। कश्मीर घाटी में, तो कश्मीर घाटी में बोरजोम, गुपकराल, बेंगागुंड, हरिपरवम, पामपुर, बालाताल प्रमुख स्थल है। देखो अभी हमने कहाँ का देखा बेटा? अभी हमने कहाँ का देखा? कहाँ का देखा हमने अभी? आपको विंध्य गंगा घाटी का देखा हमने। अब देखते हैं कहाँ पे? कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में बोरजोम, गुपकराल, बेंगागुंड, हरी परिगोम, पामपुर, बड़ाताल, ये आपकी प्रमुख नवपाषाण काल स्थल है, ठीक ना। एस रामे का नवपाषाण काल मतलब पुराना न्यूलिथिक पे शुरुआती समय पीरियड क्या? तीसरी सहस्त्राब्दी के आसपास माना गया। पत्थर की कुल्हाड़ियां हड्डी के औजार यहाँ से मिले हैं। आवास में गड्ढों में बने भूमिगत आवास पाए गए कश्मीर साइड। एक ठंडी जलवायु से बचाव के लिए माने जाते हैं। पालन तो भेड़ बकरी जैसे पालतू पशु की के पालन, गेहूं जौ मटर लौंग की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, हाथ से बने हुए ठीक से ना पकाए गए गिरे और गिर रंग के भांड मिलते हैं। व्यापार की बात करें यहाँ पे, तो तांबे के औजार और हड़प्पा क्षेत्रों के साथ प्रारंभिक प्राप्त कार्नेलियन मोती व्यापार के प्रमाण ऐसे मिलते हैं। दक्कन के भंडार की बात करूँ तो यहाँ पे माशकी, पिकलियल, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, टेक्कलकोटा, संगनकल्लू, उत्तनूर, नागार्जुन कोंडा इत्यादि इत्यादि आपके प्रमुख स्थल मिलते हैं नवपाषाण काल के, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस क्षण में केवल परतदार उपकरण यहाँ पे मिलेंगे। क्या? यहाँ पे परतदार उपकरण आपको यहाँ पे मिलेंगे। समयावधि की बात करें तो 600 ईसा पूर्व के पहले माने जाते हैं। देखो अलग अलग टाइम पीरियड को आप समझना है यहाँ पे भैया। आपके भारत का बहुत विशाल क्षेत्र एरिया है। भारत का क्या है? बहुत विशाल एरिया है। भारत के पूरे क्षेत्र में कभी भी एक से टाइम पीरियड नहीं रहे हैं। पूरे क्षेत्र में एक से टाइम पीरियड नहीं रहे, अलग जगह पे अलग अलग विकास। यहाँ पे अलग टाइम पीरियड तो यहाँ पे अलग टाइम पीरियड। यहाँ पे अलग काल चल रहा था, यहाँ पे अलग काल चल रहा है। यहाँ पे अलग संस्कृति, यहाँ पे अलग संस्कृति, इससे आपको अलग अलग मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना, अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्था है। तो दक्कन में नवपाषाण काल की शुरुआत कब से? 6600 ईसा पूर्व मानी जाती है। पशुपालन मुख्य आर्थिक गतिविधियां थी। गाय भैंस भेड़ बकरी जैसे पशुओं पालतू पाला गया। कृषि एक द्वितीयक थी, विशेषकर मोटे अनाज की खेती यहाँ पे होती थी। झोपड़ियां लकड़ी बांस मिट्टी की बनाई जाती थी, ठीक है ना। ताम्रपाषाण नवपाषाण ताम्रपाषाण तो इस क्षण में उत्तरी ताम्रपाषाण संस्कृतियों के साथ संपर्क के प्रमाण मिलते कहाँ पे? दक्कन में। कहाँ पे? दक्कन में। नवपाषाण और महापाषाण तो देखो साउथ में दक्कन में ही। बाद में महापाषाण संस्कृतियों के साथ सांस्कृतिक संबंध कर देते हैं। झोपड़ियां मवेशियों को गाड़े गड्ढों में दफनाने की प्रथा मिलती है। भारत में नवपाषाण काल के परिधि क्षेत्र बात करें तो पश्चिमी भारत के परिधि क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृति देर से और छिटपुट रूप से विकसित हुई है। बिहार में, बंगाल में, छोटा नागपुर में, असम जैसे क्षेत्रों में प्रारंभिक कृषक समुदाय बसे हुए थे। इन क्षेत्रों में नवपाषाण जीवन के विविध साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि देखते हम लोग मध्य गंगा। अब देखते हैं मध्य गंगा मैदान के प्रारंभिक कृषक समुदाय। तो यहाँ पे कहाँ पे? विराट कहाँ पे? सारण जिला में यूपी में। चेरल वैशाली जिला में। सुहागपुरा गोरखपुरा जिला में मिलता है। बात करूं प्रमुख विशेषताओं की तो आवास में पूर्व धातु गड्ढा आवासों से नवपाषाण स्थल की पहचान होती है। बहुफसलीय खेती यहाँ पर होती थी। गेहूं धान जौ चना मसूर इत्यादि बोए जाते थे। भेड़ बकरी गाय जैसे पालतू पशु पालतू किए जाते थे। काले और लाल मृदवान, अब देखो काले और लाल मृदवान ऐसे मिल रहे हैं। और पालिश किए गए लाल और काले मृदवान आपको मिले नवपाषाण काल में। चोटीदार हॉटदार फूलदान जैसी उन्नत आकृतियां मिलती है। उन्नत आकृतियां मिलती कहाँ से? मध्य गंगा के मैदान से। मध्य गंगा के मैदान से, ठीक है ना। पत्थर की कुल्हाड़ियां और हड्डी और सींग के औजार प्राप्त होते हैं। काल की बात करूं तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना? 800 से 400 ईसा पूर्व। इन्हें ताम्रपाषाण संस्कृति में वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य स्थल की बात करूं सिमिलर साइट्स की तो बंगाल में ताम्लुक और पांडुरंग रजार देवी, ये दोनों भी क्या आपके नवपाषाण के। ताम्लुक और पांडु रजार देवी दोनों आपसे पूछे गए स्थल है। पांडु रजार देवी आपसे 12 पूछा गया किस क्षेत्र में और किस काल का, तो नवपाषाण काल का है, ठीक है ना। यहाँ से पत्थर की कुल्हाड़ियां और आधे मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। पत्थर की कुल्हाड़ियां आधे मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इनकी तिथि दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है।
छोटा नागपुर के पठार की बात करूँ, छोटा नागपुर के पठार के 9 पाषाण अवशेष क्षेत्र बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र में मिलता है। संथाल परगना में, चक्रधर में, रांची में, मयूरभंज में पत्थर के औजार मिले हैं। कंधे वाली कुल्हाड़ियाँ, फुल बेल्ट वाली कुल्हाड़ी, छेनी, रिंग स्टोन इत्यादि प्राप्त हुए हैं। उत्खनन की बात करूं तो भाई आपके यहाँ पे बिहार झारखंड, कहाँ पे, छोटा नागपुर क्षेत्र में आपको बिहार झारखंड मिलेगा। कहाँ पे, बारूडीह, बारूडीह बिहार झारखंड में। यह स्थल 200 से 800 ईसा पूर्व का है। यहाँ पे गोल बट वाली कुल्हाड़ियाँ, चक्कियाँ, मूसल, रिंग स्टोन आपके प्राप्त होते हैं। हाथ और पहिए से बने बर्तन भी प्राप्त होते हैं। उड़ीसा की बात करूं तो एक समकालीन नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से भी, कहाँ पे, कोचाई उड़ीसा, यह समकालीन नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से भी समान नवपाषाण कालीन स्थल अवशेष मिले हैं। औजारों की बात करूं तो सुंदरगढ़ जिले से बड़गांव एक प्रमुख औजार उत्पादन मिला है। सुंदरगढ़ जिले से, कहाँ पे, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियां और शेल्टों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता था। असम की बात करें तो असम की जमीन पर पाए गए पत्थर के औजार महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कंधे वाली कुल्हाड़ियां, कंधे वाली कुल्हाड़ियां। प्रमुख स्थल की बात करूं तो सरुतारू और दाउजली हेडिंग्स, क्या, सरुतारू और दाउजली हेडिंग्स, सरुतारू और दाउजली हेडिंग। आप शॉर्ट में बना लेना कौन से क्षेत्र से कौन से आपको स्थल मिलते हैं। हालांकि लास्ट में मैंने चार्ट बनाया हुआ है, वहां पे इस चीज को बताया मैंने। सरुतारू और दाउजली हेडिंग्स की बात करें तो नवपाषाण कालीन औजार और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। हस्त निर्मित और चाक निर्मित बने डोरी चिन्हित मृदमान मिलते हैं। मरकड़ोला की बात करें तो नवपाषाण कालीन मरकड़ोला यहाँ पे पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक जारी रहा, जो कि असम में निर्भर निर्वाह पद्धति तो शिकार, संग्रह, खेती। प्रारंभिक क्षण में शिकार, पशुपालन था। धीरे धीरे कृषि और उत्पादन की ओर विकास हुआ। मिट्टी के बर्तनों, धातु के औजारों का उपयोग बढ़ा। तीसरे चरण तक लोहे के औजार और पहिए बनने लगे थे यहाँ पे इस क्षेत्र में। कहाँ पे, उत्तर पूर्व में। उन्नत किसी विकास की उन्नत कृषि समाज के विकास को दर्शाता है, ठीक ना। नवपाषाण प्रौद्योगिकी और शिल्प की बात करें, नवपाषाण कालीन प्रौद्योगिकी और शिल्प की बात करें तो नवपाषाण काल में माइक्रोलिथ उद्योग प्रमुख था। माइक्रोलिथ उद्योग प्रमुख था। माइक्रो ब्लेड्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। इनका उपयोग शिकार और दैनिक गतिविधियों में किया जाता, क्या, शिकार और दैनिक गतिविधियों में किया जाता था। शिल्प कला और कारीगरी की बात करूं, शिल्प कला और कारीगरी की तो नवपाषाण समुदाय विशेष शिल्प कलाओं में संलग्न थे। मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और व्यापार प्रमुख गतिविधियां थीं। मेहरगढ़ से मन के निर्माण, मृदभांड और धातु की वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं। यह विशेष कारीगरों की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना। सामाजिक और धार्मिक जीवन की बात करूं तो सामाजिक जीवन की समाज में आयु, लिंग, सामाजिक रैंक के आधार पर विभाजन था। दफन प्रथाओं में मृतकों को भोजन, मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। यह परलोक में विश्वास को दफना क्या दर्शाता है। आई थिंक यहाँ पे बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि बोलते बोलते आप लोग से आज सुबह से 4-5 क्लास भी कर ली है। हालत भी डाउन थी। अभी बहुत सारी वीडियो कॉल पे आपसे बात कर ली, कम से कम 30-40 मिनट बात होगी आप लोगों से, है कि नहीं। आवाज डाउन हो रही है और क्लास को छोड़ नहीं सकता मैं, बस 5-10 मिनट की क्लास बची है। क्लास को छोड़ इसलिए नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को टॉपिक खराब नहीं करने। एक टॉपिक चलेगा। क्या, एक टॉपिक मतलब एक टॉपिक ही रखना है, ठीक है ना। अपनों डबल नहीं करना है। बट आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, देखते रहते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। लाइक शेयर करो यार, मजा आएगा। क्या, क्लास को लाइक शेयर करो तभी तो मजा आएगा, अन्यथा कहाँ मजा आएगा। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ये सारे घटनाक्रम करो तो मजा आएगा, ठीक है ना। चलो, धार्मिक विश्वास की बात करें तो इस टाइम पे आपको कृषि के महत्व के कारण प्रजनन पंथ उभरे। कुछ टेराकोटा मूर्तियां संभवतः प्रजनन देवी का प्रतिनिधित्व करती है। प्रजनन पंथ मतलब कि ऐसे देवी देवता जो कि आपको भूमि से संबंधित हैं, उत्पादन से संबंधित, प्रोडक्शन से आपको प्रजनन की देवी मिलेंगी। सिंधु घाटी सभ्यताओं को चरम पे मिलती है चीजें, है कि नहीं है, ठीक ना। तो प्रजनन पंथ उभरे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपका पूछ सकता है आपसे। प्रारंभिक कृषि जीवन में क्या क्या चुनौतियां आई तो देखना है यहाँ पे। खेती ने खाद्य उत्पादन को संभव बनाया, लेकिन नई समस्याएं भी उत्पन्न हुई, जैसे सूखा, कीटों का हमला, बीमारियों से फसलें नष्ट होना। इसके कारण भोजन की कमी हुई, अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। गतिहीन जीवन शैली से जनसंख्या वृद्धि हुई, भैया लोग एक जगह पर रुक रहे हैं तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन पर निर्भरता से कुपोषण और रोग बढ़े। संक्रामक रोगों का प्रसार भी बढ़ गया। कृषि वर्चस्व का सिद्धांत, अब लोग कृषि वर्चस्व का सिद्धांत, भैया खेती का उत्पादन हुआ तो
कृषि ने कैसे जीवन पर आपके कब्जा कर लिया, उसके सिद्धांत आप आते हैं। वी गॉर्डन चाइल्ड बोलते हैं क्या ओसियस सिद्धांत है क्या, प्लेस्टोसीन युग में प्लेस्टोसीन युग के अंत में क्या जलवायु शुष्क हो गई थी, जल स्रोत सीमित होने लगे। क्या होने लगी, खेती से क्या होने लगे, जल स्रोत सीमित होने लगे। प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव मनुष्य, पशु, पौधे, मरुचान के आसपास एकत्रित होने लगे, उनकी पारस्परिक निर्भरता बढ़ गई। पालतूकरण, मनुष्यों ने पौधे और जानवरों के व्यवहार को समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खेती और पशुपालन शुरू हुआ। मुख्य विचार क्या हुआ, चाइल्ड के अनुसार पर्यावरणीय दबाव से कृषि का विकास हुआ। ठीक है ना, पर्यावरणीय दबाव से कृषि का विकास मुख्य कारण था। तो कई सिद्धांत दिए कृषि का उत्पादन कैसे हुआ, कृषि का वर्चस्व कैसे आया, तो इस पे कई कई सिद्धांत आए। तो वी गार्डन चल ने क्या ओसियस सिद्धांत दिया है और उन्होंने बताया कि ये जलवायु शुष्क होने लग गई थी, तो सारे जानवर और फसल एक साथ आने लगी, तो वहां पे इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है ना, चलो। रॉबर्ट जे ब्रैडवुड ने परमाणु क्षेत्र परिकल्पना दी है। उन्होंने क्या बताया कि पालतूकरण उन क्षेत्रों में हुआ जहां पौधे और जानवर के जंगली पूर्वज पाए जाते थे। उदाहरण की बात करूं, जाग्रोस पर्वत और फर्टाइल क्रेस्टेंट क्रेस्टेंट इसका प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ गेहूं, जौ, भेड़, बकरियों के जंगली पूर्वज पाए जाते थे। तो यही बाद में क्या हुआ, लोगों ने फसलों को उपजाना सीखा। पालतूकरण की बात करूं तो मनुष्यों ने जंगली प्रजातियों के उपयोग और नियंत्रण के उपयोग प्रयोग को सीखा। धीरे धीरे कृषि और पशुपालन विकसित हुआ। मुख्य विचार ब्रैडवुड के अनुसार कृषि का विकास दीर्घकालिक सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति का परिणाम है। यहीं पर लुइस बिनफोर्ड बोलते हैं, जनसांख्यिकीय तनाव का मॉडल देते हैं। बोलते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण शिकार और संग्रहण आधारित जीवन शैली से संसाधनों की कमी होने लगी, खाद्य आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई और मानव समुदाय पौधे और जानवरों की व्यवस्थित प्रबंध करने की ओर बढ़े। इससे कृषि अपनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मुख्य दृष्टि क्या हुआ, बिनफोर्ड के अनुसार जनसंख्या दबाव विकास का मुख्य कारण है। क्या जनसंख्या दबाव, क्या कृषि विकास का मुख्य कारण किसने कहा, बिनफोर्ड महोदय ने कहा। समुदाय पारंपरिक निर्वाह पद्धतियों से खाद्य उत्पादन की ओर धकेल दिए गए। ठीक है ना, वहीं पर कैंट फ्लैनरी महोदय बोलते हैं क्या कि प्रारंभिक कृषि के कारण संसाधनों की उत्पादकता बढ़ी, अधिक भूमि पर खेती उपजाने लगे। प्रभाव की बात करें, जनसंख्या वृद्धि और गहन कृषि के बीच आत्मसिद्धीकरण इंटेंसिव एग्रीकल्चर चक्र विकसित हुआ। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है ना, चलो। कैसे कृषि बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या बढ़ने से कृषि का और विस्तार हुआ। मुख्य दृष्टि की बात करो, फ्लैनरी के अनुसार कृषि ने एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र उत्पादन किया। इस चक्र ने कृषि पद्धतियों को बनाए रखने और विस्तार करने में सहायता की। ठीक है ना, चलो बात करते हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऊपर ना उन्हीं को शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या मिलता है, मेहरगढ़, जहाँ से कृषि पशुपालन के साक्ष्य होते हैं। किली गुल मोहम्मद, राणा कुंडई, रहमान डेयरी मिलता है, तराई कलाई मिलता है, बालाकोट मिलता है, मुंडी का और सरायकोला। वहीं कश्मीर क्षेत्र से आपका बुरजौम, ठीक है ना, बेलन, मध्य गंगा घाटी, चौपनी मांडो, कोल्डीवा, पचोए, लोहरादेव, मागरा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से दौजली, सरुतारो। दक्षिण पश्चिम भारतीय में प्रेमपल्ली, बुडियाल, कोड्डल, शंगनकल्लू, टी नरसिंहपुर। पूछा गया आपसे टी नरसिंहपुर। ठीक है ना, रामगिरी, मास्की, हल्लूर, उतनूर, नागार्जुनकोंडा। और मध्य पूर्वी भारत से आपको कोचाई, गुलबाई समान और पांडु जगह डिबी आपको मिलता है। ठीक है ना, कहाँ से, मध्य पूर्वी भारत से। इस प्रकार से हमने नवपाषाण काल देखा। इस क्लास में कुछ समस्या है, थोड़ा ब्रेक लंबा लगता तो कम्युनिकेशन बिगड़ा है इसमें मेरा कम्युनिकेशन बिगड़ चुका था। ठीक है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लास समझ में आ जाएगी। इतने अच्छे से कंटेंट बनाया गया है कि आप इस कंटेंट को पढ़ लोगे उतने में आप समझ जाओगे। ठीक है ना, लास्ट टाइम में क्लास क्या की थी, इसके पहले जो क्लास हमने की थी किसकी थी, वो मध्य पाषाण काल की। अब आपका पूरा पाषाण काल हो चुका है। अब इसके बाद अगला जो क्लास होगा वो किसका होगा, आपका ताम्र पाषाण काल पर। किस पर बेटा, ताम्र पाषाण काल पर। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए, बेस्ट ऑफ लक। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ क्या करें, जो नोट्स बनाते हैं उनको ग्रुप पर डालते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं उनको ग्रुप पर डालते हैं। ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।